हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या फिर कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें बल्कि साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे एंड देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना कंट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है एक इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसमें हम लोग हमारी क्लास 12 हिस्ट्री की दूसरी किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, इस किताब का पहला चैप्टर या फिर यूं बोलूं कि हमारी थीम नंबर 5 जिसका नाम है थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स, इसके क्विक रिवीजन का तीसरा और फाइनल पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इस चैप्टर के क्विक रिवीजन को कंक्लूड करेंगे। तो इसके पहले वाले 2 सेशंस हम लोगों ने देख लिए हैं। सबसे पहले हमने ये देखा पहले वाले सेशन में कि भाई आपका ये जो ट्रैवलर्स हैं इनके नजरिए से इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी है। थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स में जो हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जो हमारे देश में अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग कालखंड में जो ट्रैवलर्स आए उन्होंने किस तरीके का जो है आपका जो भी अपना ट्रैवलॉग्स वगैरह लिखकर छोड़े हैं उसमें हिंदुस्तान का क्या क्या डिस्क्रिप्शन किया है, क्यों उसको पढ़ना जरूरी है और क्यों उसकी मदद से हम लोग जो है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प लेते हैं। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कौन कौन से ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करी थी, वो ये कि इन लोगों ने लिखकर छोड़ा क्या है और किस किस कालखंड में क्या क्या बातें लिखी हैं और उसकी मदद से फिर इतिहास को हम लोगों ने इस वक्त के कैसे जाना, किस तरीके से इनके लिखे हुए रिकॉर्ड की मदद से हम लोगों ने अपने हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा इनहैंस किया है हिस्ट्री आपका इसके जिस टाइम पीरियड में ये लोग आए हुए थे उस टाइम पीरियड के इंडिया के रिस्पेक्ट में। आज का जो आपका सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग बातचीत करेंगे महिलाओं के रिस्पेक्ट में इन लोगों ने क्या क्या अपने जो ट्रैवलॉग्स में डिस्क्रिप्शंस वगैरह दिए हैं और इसकी मदद से हमको उस वक्त में महिलाओं की जो स्थिति थी समाज में उसके बारे में क्या पता चलता है। उनके अलग अलग जो आपके कह सकते हैं समाज में जो अलग अलग आपके रोल्स थे, उनके अलग अलग पोजीशंस थी, जो भी आपकी सामाजिक कुरीतियां वगैरह थी, जो भी मेंटल हैंडीकैप्स वगैरह या सोशल हैंडीकैप्स लगाए गए थे महिलाओं के ऊपर, इन सारी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे। तो इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, बहुत सारी बातें सीखनी है, बहुत सारी चीजें समझनी है एंड इस चैप्टर को कंक्लूड करना है, खत्म करना है। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इसका नाम है वुमेन स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स। या आप जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है कि इस एक टॉपिक में अपने को 3 सब टॉपिक डिस्कस करना है। पहला तो वुमेन स्लेव्स के बारे में बातचीत करनी है, मतलब ये कि मध्यकाल या फिर मिडिल एजेस में जो आपकी महिला गुलाम हुआ करती थी, एक तो स्लेवरी क्या थी थोड़ा सा उस पर बातचीत करेंगे और उसके बाद में जो महिला गुलाम हुआ करती थी वो उनकी क्या परिस्थितियां थी, किस तरीके से उनका इस्तेमाल होता था, किन किन चीज़ों के लिए उनका प्रयोग किया जाता था, उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बातचीत हमें करनी है। दूसरा फिर जो सती प्रथा है जिसको 1829 में बैन किया गया था, ये सती प्रथा इस वक्त प्रिवेलेंट थी और किस तरीके की परिस्थितियां थीं और सती को लेकर समाज का क्या माइंडसेट था वो देखेंगे। और तीसरी चीज़, अब इसी वक्त में जो महिलाएं लेबरर्स के तौर पे काम किया करती थी, मजदूरों के तौर पे काम किया करती थी, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग किसके नज़रिए से देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान का नहीं है मगर यहाँ पे कुछ वक्त तक के लिए आया था, एक ऐसा ट्रैवलर, एक व्यक्ति जो घूमने आया था, जो यहाँ पर कुछ वक्त तक के लिए प्रवास करने आया था, जिसका हिंदुस्तान से कोई ऐसा लेना देना नहीं था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन चीज़ों के बारे में उसने क्या अपने रिटर्न रिकॉर्ड छोड़े हैं उसको थोड़ा देखेंगे और उसका क्या थॉट प्रोसेस था, क्या नज़रिया था, उसने जो बातें लिखी हैं और जो बाकी हमको इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं उसमें कितना कॉन्ग्रुएंसी है, उन सारी बातों से हमको ये समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्यकाल में समाज में ये किस तरीके का असर डालते थे। चलें तो शुरू करते हैं। Travelers who left written accounts were generally men who were interested in and sometimes intrigued by the conditions of women in subcontinent। मतलब ये कि वो सारे के सारे लोग, वो सारे के सारे यात्री जिन्होंने अपने यात्राओं के रिटर्न रिकॉर्ड छोड़े हैं इस मध्यकाल के या उसके पहले के भी, ये जनरली पुरुष थे जिन्होंने अपने रिटर्न रिकॉर्ड छोड़े हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि महिलाएं कभी ट्रैवल करने नहीं आती थी या महिला यात्री आपको देखने को नहीं मिले, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस तरीके के रिटर्न रिकॉर्ड्स महिलाओं के एज सच देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जैसे इब्ने बतूता जैसा कोई व्यक्ति मोरक्को से चला और हिंदुस्तान आके 17-18 साल में पूरा इतना घूम फिर के चला गया,
अब इस तरीके से कोई महिला यात्री आपको देखने को नहीं मिलती जो यूरोप से या फिर मोरक्को से या फिर अफ्रीका से कहीं से चले या मध्य एशिया से कहीं से चले और हिंदुस्तान घूमने आए और उसके बाद में अपने रिटर्न रिकॉर्ड छोड़कर जाए। इस तरीके की हमको आपका कह सकते हैं कि फीमेल राइटर या वुमेन ट्रैवलर्स वगैरह जो हैं उनके अकाउंट्स वगैरह नहीं मिले। तो महिलाओं की इन परिस्थितियों के बारे में जिन 3 टॉपिक्स पे हमको बात करनी है कि वुमेन स्लेव्स हो गई, सती हो गई, लेबरर्स हो गई, अब उनकी क्या परिस्थितियां थीं, ये इनके बारे में जो भी रिटर्न रिकॉर्ड हमको देखने को मिलता है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो किसी पुरुष ट्रैवलर के द्वारा लिखा गया है। और जनरली हर पुरुष ट्रैवलर ने या फिर हर मेल ट्रैवलर ने, हर जो आपका व्यक्ति घूमने आया था उसने इनके बारे में जिक्र किया हो ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इनको देखा और उनको बड़ा अनयूजुअल सा लगा और उन्होंने इसका कुछ जिक्र या डिस्क्रिप्शन दिया है, या फिर कुछ लोग ऐसे थे जो इनकी परिस्थितियों को देखकर थोड़ा सा उनके अंदर कह सकते हैं इंसानियत थी तो उनको बड़ा बुरा लगा, उनकी भावनाएं थोड़ी सी जो हैं आप कह सकते हैं कि विचलित हो गई और उसके चलते उन्होंने फिर इनका जिक्र किया। तो ये बात याद रखिएगा, महिलाओं के बारे में मध्यकाल में इतिहासकारों ने खासतौर पे जो ट्रैवलर्स वगैरह आए हैं उनके अकाउंट्स वगैरह से अगर कुछ चीज़ें लिखी हैं तो जितने भी ट्रैवलर्स के अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो लिखने के लिए, वो सारे के सारे अकाउंट्स किसके द्वारा लिखे गए हैं, वो मेल ट्रैवलर्स के द्वारा लिखे गए हैं। महिलाओं की परिस्थितियों के ऊपर किसी महिला ट्रैवलर का ऐसा आपको कमेंट या व्याख्यान देखने के लिए नहीं मिलता। कारण कई सारे हैं, ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त का समाज कंजर्वेटिव था, महिलाओं को बंद करके रखा जाता था, शिक्षा दीक्षा का अभाव था। और इसके अलावा फिर इस तरीके के आपकी कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी महिलाएं वगैरह जो हैं ऐसे अकेले निकल जाएं, और ये उस वक्त पूरे दुनिया में जितने आपके नोन इलाके थे सबकी यही परिस्थितियां थी। तो इसलिए आपको ये चीज़ जो भी मिलती है वो सिर्फ मेल ट्रैवलर्स की मिलती है, फीमेल ट्रैवलर्स की नहीं मिलती। समटाइम्स दे टुक सोशल इनइक्विटीज फॉर ग्रांटेड एज अ नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स। नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी कि कई बार ये जो ट्रैवलर्स थे ये जो सोशल इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर देखते थे। अब समाज में महिला पुरुष के बीच में आपको भेदभाव देखने को मिल रहा है, महिलाओं में भी फिर आपका या फिर पुरुषों में भी महिला पुरुष के भेदभाव के अलावा आपको कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, क्लास के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो कई सारे तरीके के डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्विटीज़ या इनइक्वालिटीज़ के बेसिस पे जन्मे हुए डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलते थे। और कई बार ट्रैवलर्स जब किसी देश में आते थे और इस तरीके के आपके डिफरेंसेस या इनइक्वालिटीज वगैरह और इनके चलते काफ़ी सारी चीज़ें होती हुई देखते थे, तो वो कई बार इस चीज़ को नेचुरल मानते थे। वो बोलते थे कि यार ये तो यहाँ का नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर है, यहाँ पे हमेशा से ऐसा ही होता आया था, जब से यहाँ पे आदिकाल से मनुष्य है तो ऐसा ही होता रहा होगा, इसलिए ये बड़ी नेचुरल बात है, यहाँ पर इन लोगों के लिए ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो कई बार इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते थे कि अमीर गरीब का भेदभाव है और जो आपका ताकतवर है वो आपका गरीब का शोषण कर रहा है, और जिन लोगों को एकदम निचले तबके का माना जा रहा है उनके साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ों को कई बार वो फॉर ग्रांटेड मानकर चला करते थे। फॉर इंस्टेंस, slaves were openly sold in market like any other commodity and were regularly exchanged as gifts। अब एक एग्जाम्पल भी इस चीज़ का जो है हमको देखने को मिलता है और थोड़ा सा विचलित करने वाला एग्जाम्पल भी है। आपके स्लेव्स जो हैं यानी कि गुलाम जो हैं उनको कई बार मार्केट में ओपनली बेचा जाता था। आपके जितने भी गुलाम वगैरह हैं मार्केट में ओपनली बिकते थे, जैसे कि आपका कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, उसमें जान ना हो, इस तरीके की चीज़ें, मगर उनको बेचा जाता था। और कई बार उनको जो है गिफ्ट्स वगैरह के तौर पर एक्सचेंज भी किया जाता था। कई बार वो गिफ्ट्स वगैरह के तौर पर इस्तेमाल होते थे कि एक से दूसरे को तोहफा देना है तो एक गुलाम आपने गिफ्ट कर दिया, इस तरीके की चीज़ें। अब आज की तारीख में ये बात बहुत आप कह सकते हैं गले नहीं उतरेगी, ये बहुत अजीब सी बात लगेगी कि यार कोई इंसान जो है इंसान को कैसे बेच सकता है, कैसे खरीद सकता है, एक इंसान किसी को दूसरा इंसान कैसे गिफ्ट कर सकता है, गिफ्ट्स वगैरह के तौर पर किस तरीके से एक्सचेंज कर सकता है, गुलाम बना के कैसे रह सकता है। इसकी वजह यह है कि हम लोग आज की तारीख में 21वीं शताब्दी में हैं और इन सारी चीज़ों को, इन कुरीतियों को बैन कर दिया गया है, स्ट्रिक्टली कानून वगैरह की मदद से इनको पनिश किया गया और एक लंबी लड़ाई चली स्लेवरी के अगेंस्ट में, जिसके चलते फाइनली हमारे ये जो दिमाग में जाले लगे हुए थे, कई लोगों ने जो मान रखा था कि स्लेव्स तो बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, ये जाले हटाए गए, पीढ़ियाँ लग गई इस चीज़ को ख़त्म करने में। और आज कम से कम हम इतना विकसित हैं, हम इवॉल्व हैं, हम जहनी तौर पर इतना ठीक हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि ये स्लेवरी और एक गुलाम रखना, ये सब ये भैया पाशविक ये आप कह सकते हैं चीज़ें थी, ये इंसानों वाली हरकतें नहीं थी। मगर जिस टाइम पीरियड की बात हो रही है उस वक्त में इंसान के दिमाग में जाले लगे हुए थे और इस चीज़ को बहुत कॉमन माना जाता था। इसके भी कई 100 साल बाद तक स्लेवरी जो है हिंदुस्तान में चलती रही है, हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में ही चल रही थी। यूरोप से बड़ी बड़ी मात्रा में जो है आपके स्लेव्स खरीद के आपका
नॉर्थ अमेरिका वगैरह में लेकर गए और वहाँ पे उनको बसाया गया, उनसे गुलामी करवाई गई, उनको मजदूरों के तौर पे इस्तेमाल किया गया। आज अफ्रीकन एफ्रो अमेरिकन जो आपकी कम्युनिटी देखने को मिलती है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो ब्लैक्स आपको देखने को मिलते हैं, इनके जो आपके पूर्वज थे इनको अफ्रीका से ज़बरदस्ती खरीद कर स्लेव्स बनाकर जहाज़ों में भर कर जो है अमेरिका लाया जाता था ताकि गुलाम बनाकर इनसे काम करवाया जा सकेगा। हज़ारों लाखों लोग तो आपका लाने ले जाने में मर गए, क्योंकि भेड़ बकरियों और जानवरों की तरह जहाज़ों में भर के इनको लाया जाता था। कई आपके सफोकेशन का शिकार होकर मर गए, कई आपका बीमारियों के शिकार होकर मर गए। जो थोड़े बहुत बचे वो उनको यहाँ पे लाया गया, कई यहाँ पे काम करते हुए मारे गए। उसके बाद में जो बचे और उनमें जैसे तैसे फिर सर्वाइव करे तो उनकी पीढ़ी या फिर उनका जो नस्ल वगैरह है वो कंटिन्यू करी। और आज अमेरिका की जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो एफ्रो अमेरिकन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, उनके पीछे का भी जो इतिहास है अमेरिका पहुंचने का, वो स्लेवरी है। तो ये स्लेवरी वगैरह जो है हर जगह हो रही थी, इसलिए ये ट्रैवलर्स भी उन सोसाइटियों से आते थे जहाँ पे स्लेवरी को देखते थे, तो इसलिए इसको बहुत नेचुरल मानते थे। उनका ये मानना था कि बहुत बड़ी बात नहीं है, स्लेवरी वगैरह होती है, हर जगह होती है, यहाँ पर भी है। इसलिए स्लेव्स वगैरह जब ओपनली मार्केट में बेचे जा रहे हैं, कमोडिटी के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर एक्सचेंज करना है, तो उसको कोई बड़ी बात उन्होंने नहीं समझा, उसका जिक्र कोई सेंसिटिविटी के साथ में उन्होंने नहीं किया। इनफैक्ट आपके इब्ने बतूता जब सिंध पहुंचता है तो यहाँ पर उसको फिर पता चलता है कि भाई दिल्ली में एक सुल्तान बैठा है जो बड़ा आपका जनरस है ये और वो, तो उससे फेवर लेने के लिए उसका मिलने का मूड बनता है, तो फिर ये दिल्ली जाने का तय करता है। अब सुल्तान के पास जाओगे तो जाहिर सी बात है खाली हाथ तो जा नहीं सकते हो, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाना है। तो सिंध में इब्ने बतूता ने खुद लिखा है कि मैंने फिर जो है कुछ घोड़े खरीदे, कुछ ऊँट खरीदे और कुछ स्लेव्स यानी कि कुछ गुलाम खरीदे गिफ्ट्स के तौर पर, जो मैं सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को देता जब मैं उनसे मिलता। इसी तरीके से जब वो आपका मुल्तान पहुंचता है तो वहां पर वो गवर्नर से मिलता है, तो गवर्नर से मिलने पर वो उसको गिफ्ट के तौर पर एक स्लेव और एक घोड़ा जो है वो देता है, साथ में किशमिश वगैरह वो जो लेकर आया था वो देता है, और आपके आलमंड्स यानी कि बादाम वगैरह जो है वो देता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह इंसानों को गुलामों के तौर पर खरीदा जा रहा है, स्लेव्स के तौर पर खरीदा जा रहा है और गिफ्ट वगैरह के तौर पर दिया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इब्ने बतूता फिर फाइनली दिल्ली पहुंचा, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ उठना बैठना हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको बताया होगा और उसने फिर इस चीज़ को अपने वृतांत में लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको इन्फॉर्म किया था इब्ने बतूता को कि वो एक बार कोई एक प्रीचर हुआ करता था, कोई मुल्ला वगैरह रहा होगा, उसने कोई सरमन वगैरह दिया था, यानी कि कुछ प्रीचिंग वगैरह कुछ सुनाई होगी तुगलक को, उसका नाम था नसीरुद्दीन। वो उसके सरमन से इतना ज़्यादा खुश हुआ था कि उसने उसको 100,000 तनकास यानी कि कॉइन्स एंड 200 स्लेव्स गिफ्ट किए थे, मतलब 1000 सिक्के दिए थे जो उस वक्त मुद्रा में चलते थे, और 200 के करीब जो है उसको गुलाम गिफ्ट कर दिए थे कि जाओ भाई तुम रख लो, मैं तुम्हारे सरमन वगैरह से बहुत खुश हुआ। इट अपीयर्स फ्रॉम इब्ने बतूता's अकाउंट दैट देयर वर कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमॉन्ग स्लेव्स। इसके अलावा इब्ने बतूता क्या, अब यहाँ पे फिर ये बात समझ में आती कि गुलाम जो है वो इस्तेमाल तो होते थे वस्तुओं के तौर पे भी, मगर यहाँ पे भी इब्ने बतूता के अकाउंट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि आपके जो स्लेव्स थे उनके बीच में भी आपको डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलता है, जो गुलाम थे उनमें भी आपको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलता है। किस तरीके से? सम फीमेल स्लेव्स इन द सर्विस ऑफ सुल्तान वेयर एक्सपर्ट इन म्यूजिक एंड डांस एंड इब्ने बतूता एंजॉयड देयर परफॉर्मेंस एट द वेडिंग ऑफ सुल्तान सिस्टर। फीमेल स्लेव्स वेर ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन हिज नोबल्स। तो यहाँ पर ये जो बात हमको इब्ने बतूता के अकाउंट से मिलती है, गुलामों में भी आपको फर्क होता था। तो फर्क इस तरीके से है कि कुछ गुलामों को खास तौर पे आपका जो रॉयल सर्विस में थे, सुल्तान की सर्विस में थे, उनको जो है आप कुछ पर्टिकुलर आर्ट्स वगैरह में अच्छे से एक्सपर्ट बनाते थे। जैसे कि कुछ गुलामों को या कुछ स्लेव्स, कुछ फीमेल गुलामों को आपने क्या किया है, फिर कुछ महिला गुलामों को आपने म्यूजिक और डांस वगैरह में अच्छी खासी शिक्षा दी और उनको एक्सपर्ट बनाया है। और इब्ने बतूता लिखता है कि उन्होंने फिर आपके सुल्तान की सिस्टर के वेडिंग पर जो परफॉर्मेंस वगैरह दिया था उसको बाकायदा मैंने एंजॉय किया था। आगे वो ये भी बताता है कि कई सारे आपके फीमेल स्लेव्स जो हैं उनको सुल्तान इस्तेमाल करता था अपने नोबल्स वगैरह के ऊपर एक निगरानी करने के लिए, उनकी गुप्तचरी वगैरह कराने के लिए, नौकरों के तौर पे उनके घरों में जो उनको दिया जाता था या फिर रखवाया जाता था, गिफ्ट के तौर पे आपने दे दिया। अब सुल्तान का गिफ्ट है तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है उसे निकाल नहीं सकते, उसको आज़ाद भी नहीं कर सकते, उसको घर पे रखना मजबूरी हो जाती है नोबल्स की। अब नोबल्स के घर पे रहेंगे, चाकरी करेंगे तो जाहिर सी बात है 10 बातें सुनेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ आपके सुल्तान के काम का भी होगा, तो वो सुल्तान तक जो है वो खबरें पहुंचाई जाती थी। कैसे पहुंचाई जाती थी वो भी देखेंगे अभी, मगर इस तरीके से जो है गुलामों का इस्तेमाल कर काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही थी। Slaves were generally used for domestic labor and Ibn Battuta found their services particularly indispensable for carrying women and men on palanquins और डोला। तो स्लेव्स का एक जो प्राइमरी इस्तेमाल था वो क्या था? डोमेस्टिक लेबर के तौर पर आपका घर में इस्तेमाल करना है। जैसे आज भी कई बार हम लोग घरों में डोमेस्टिक हेल्प के लिए लोगों को रखते हैं।
अब कई लोग गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, उनको सर्वेंट्स बोलते हैं, सर्वेंट सही शब्द नहीं है, आपको उनके लिए डोमेस्टिक हेल्प शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की तारीख में भी आप डोमेस्टिक हेल्प अपने घरों में रखते होंगे, किसी के घर में कोई ना कोई कुक रखा गया होगा, किसी के घर में साफ सफाई करने के लिए कोई लेडी को रखा गया होगा, किसी के घर में कोई बर्तन मांजने के लिए रखी गई होंगी। तो इस तरीके के अलग अलग डोमेस्टिक हेल्प करने के लिए कई सारे लोगों को आज भी रखा जाता है। अब ये सारा का सारा जो डोमेस्टिक लेबर है, इब्न बतूता का कहना यह है कि गुलामों की इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी, और जो गुलाम है खास तौर पे आपका डोमेस्टिक लेबर के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा इनकी जो भी सर्विसेज वगैरह थी उनके बिना काम ही नहीं चल सकता था कई सारी चीजों में। जैसे कि अगर आपके महिला पुरुष हैं, आपकी इलीट वर्ग के, अब उनको एक से दूसरी जगह जाना है तो उनका डोला या उनकी पालकी उठाकर ले जाने के लिए आपको गुलामों की जरूरत पड़ती थी। अब अगर गुलाम नहीं होंगे तो आप मतलब अपने घर से बाहर कदम नहीं रख सकते, खासतौर पे जो अमीर उमराव किस्म के लोग होते थे। पालकी में आदमी जा रहा होता था तो दूसरे लोग भी समझ जाते थे कि भैया ये जो है बड़ा आदमी है, इससे दूरी बना लीजिए, थोड़ा हट जाइए, जगह दे दीजिए, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें उठा के एक से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए गुलामों की जरूरत पड़ती थी, पैलेंक्विंस या डोले वगैरह उठाने के लिए, डोमेस्टिक हेल्प वगैरह के लिए। और इनके बिना, और ये सारे काम गुलामों के बिना होते नहीं थे, तो स्लेव्स की इन सब चीजों में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। The price of slaves, particularly female slaves required for domestic labor, was very low, and most families who could afford to do so kept at least one or two of them. आगे ये बताता है कि जो ये गुलाम है इनकी कीमत बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी। बड़ी शर्मनाक बात है जो पढ़ना पड़ रही है, तकलीफदायक भी है कि इस इंसान के बारे में ऐसी बातें लिखी गई हैं, मगर अब लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। कि आप इब्ने बतूता बोलता है कि ये जो गुलाम है, जहाँ पे इनको खरीदा बेचा जाता था, इनकी मंडियाँ लगती थी, और यहाँ पर जो ये स्लेव्स वगैरह हैं, खासतौर पे महिला स्लेव्स जो हैं, जिनका इस्तेमाल डोमेस्टिक लेबर के लिए आपको करना है, घर में जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प के लिए इस्तेमाल करना है, इनकी कीमत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, ये बहुत कम दामों में आपको मिल जाती थी। और वो सारी फैमिलीज, चाहे वो आपका कह सकते हैं नोबल्स हों या नोबल्स के नीचे वाले लोग हों, जो अफोर्ड कर सकते थे गुलाम खरीदना या गुलामों को रखना, वो कम से कम एक या फिर कम से कम दो तो अपने घर में गुलाम रखा ही करते थे, ताकि अपने जो भी जरूरियात वगैरह की चीजें उन सबको पूरा करवाया जा सके। तो ये जो है आपका गुलामों के बारे में कुछ बातें हैं। अब इसी चीज से रिलेटेड आपका एक पैराग्राफ भी अपने को एनसीईआरटी में दिया गया, एक ब्लॉक अपने को दिया गया, उसको हम लोग देखेंगे। मगर यहां तक की सारी बातचीत से हमको यह समझ में आता है कि स्लेवरी बहुत प्रीवेलेंट हुआ करती थी मिडिल एजेस में। जब इब्ने बतूता हिंदुस्तान आया, स्लेव्स वगैरह का इस्तेमाल रॉयल लेवल पर भी होता था और आपका नॉर्मल लेवल पर भी होता था। इनका डोमेस्टिक हेल्प में इस्तेमाल किया जाता था, और बाकी अगर आप राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करता था। कुछ को एंटरटेनमेंट और म्यूजिक के लिए प्रिपेयर किया जाता था, कुछ को जो है आप इस्तेमाल करते थे अपने आपका दूसरे काम वगैरह करने के लिए, और कुछ को जो है अपने नोबल्स पे स्पाइंग वगैरह करने के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जाता था। अब स्पाइंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता था वो अपने को इससे समझ में आएगा। स्लेव वुमेन के नाम से एक ब्लॉक दिया गया था एनसीईआरटी में, वो मैंने जस का तस यहाँ पे उठा के लगाया है, उसको पढ़ते हैं। इट इज द हैबिट ऑफ द एम्परर टू कीप एवरी नोबल ग्रेट और स्मॉल it is the habit of the emperor to keep with every noble great or small one of his slaves who spies on the nobles। तो ये बादशाह की या राजा की आदत थी कि वो अपने सारे जो नोबल्स थे, चाहे वो बड़े नोबल्स हों चाहे वो छोटे नोबल्स हों, बड़े अमीर उमरा हो छोटे मोटे अमीर उमरा हों, उन सबके साथ में वो कम से कम अपना एक जो गुलाम है वो हमेशा रखता था, जो उसके नोबल्स के ऊपर जासूसी करता था, उसमें उसके लिए स्पाइंग वगैरह किया, उसके बादशाह के लिए उसके नोबल वगैरह के ऊपर स्पाइंग किया करता था। He also appoints female scavengers who enters the houses unannounced। इसके अलावा बादशाह ने जो है आपके फीमेल स्कैवेंजर्स वगैरह को भी आपने अपॉइंट कर रखा था, जो महिलाएं हुआ करती थी, जो साफ सफाई के काम किया करती थी स्कैवेंजिंग वगैरह के, उनको भी अपॉइंट किया हुआ था। और ये लोग घरों में या फिर ये लोग आपके जो रिहायशी इलाके थे वहां पे घरों में ये बिना किसी अनाउंसमेंट के एंटर कर जाती थी, बिना कुछ बोले अंदर हाउस में आ जाती थी। एंड टू देम द स्लेव गर्ल्स कम्युनिकेट ऑल द इन्फॉर्मेशन दे पजेस। और जब उनको सारा कचरा या गंदगी उठानी होती थी तो जाहिर सी बात है घर का मालिक तो देने आएगा नहीं गंदगी या कचरा, वो आपके गुलामों को ही भेजेगा कि बोलेगा जाओ यार वो कचरा अचरा देकर आ जाओ सारी चीजें। तो वहां पर जब ये कचरा देने के लिए आपका स्लेव गर्ल आती थी तो ये भी बादशाह के लिए काम कर रही है स्पाइंग का, और जो आपका फीमेल स्कैवेंजर भेजी गई है ये भी बादशाह ने अपने ये भी जो है बादशाह की अपॉइंटेड है। तो ये आती थी और ये जो है स्लेव गर्ल्स वगैरह आपका इनको जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह कम्युनिकेट करनी थी, जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास में हुआ करती थी, जो पजेस करती थी, ये सारी इंफॉर्मेशन इनको बता दिया करती थी। और इसके बाद में फिर इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह बादशाह तक पहुंचनी होती थी वो पहुंच जाती थी स्कैवेंजर वुमेन के जरिए। मोस्ट फीमेल स्लेव्स वेर कैप्चर्ड इन रेड्स एंड एक्सपीडिशंस। अब यहाँ पर जितनी भी आपकी फीमेल स्लेव्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, इनको या तो आपने किसी रेड वगैरह में कैप्चर किया होता था, मतलब कहीं पर अगर हमला किया है, वो पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए और वहां की महिलाओं को आपने बंदी बनाया, उसके बाद में उनको गुलाम बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। या फिर अगर कहीं पर आपने अपनी चढ़ाई कर दी है फौजों को लेकर और उस इलाके को जीत लिया तो फिर वहां के सारे पुरुषों को मार दिया जाता था।
एंड छोटे बच्चे जिनको ज़्यादा स्मृति या ज़्यादा मेमोरी नहीं है उन्हें, और जो महिलाएं और बच्चियां होती हैं इनको गुलाम बना के स्लेव्स के तौर पे बड़ा किया जाता था और स्लेव्स के तौर पे रखा जाता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलती हैं। स्लेव वुमेन वगैरह का ये जो पूरी की पूरी कहानी है आपको होती हुई यहाँ पे समझ में आती है। इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। वुमेन स्लेव्स के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली। अब थोड़ा सती के बारे में जो है हम लोग बातचीत करेंगे, और सती के बारे में बातचीत करने के बाद हम लोग इस पर्टिकुलर ये जो पैराग्राफ है, ये जो आपका ब्लॉक है द चाइल्ड सती, उसको भी पढ़ेंगे। चलें देखते हैं इसे। Contemporary European travelers and writers often highlighted the treatment of women as crucial marker of difference between Western and Eastern societies। तो ये जो टॉपिक है जिसमें हम लोग सती के बारे में बातचीत करेंगे, इसमें भी अपने को एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी आपके यूरोपियन हिस्टोरियंस हुए हैं, यूरोपियन ट्रैवलर्स हुए हैं, वो सारे लोग जो वेस्ट से या फिर यूरोप से हिंदुस्तान आए या फिर फॉर दैट मैटर एशिया या अफ्रीका में कहीं पर भी गए, ये चेक करने के लिए कि भैया ये जो समाज है वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ के कंपैरिजन में कितना या तो तरक्की याफ्ता है या फिर कितना पीछे रह गया, कितना पिछड़ा हुआ है। इस चीज़ को चेक करने के लिए जो एक बैरोमीटर या फिर एक पैरामीटर जिसका इस्तेमाल आपकी ये सारे के सारे ट्रैवलर्स किया करते थे यूरोप के, वो लोग ये देखते थे कि महिलाओं के साथ में इन समाजों में, इन सोसाइटीज़ में किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है किया जा रहा है। अगर समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल रहा है, ठीक तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तब तो वो मानते थे कि ये समाज जो है यूरोपियन सोसाइटी के या तो बराबरी पर है या फिर उससे ज़्यादा पीछे नहीं है। मगर अगर वहाँ पर ये देखने को मिलता था कि समाज में महिलाओं के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, महिलाओं की दशाएँ ठीक नहीं है, हमारे यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उसके कंपेरिजन में इन पर्टिकुलर देशों में, इन पर्टिकुलर समाजों में, ईस्टर्न सोसाइटीज़ में आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही और महिलाओं की स्थितियां दयनीय है, तब वो लोग ये बोलते थे कि ये जो समाज है वो बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है, बुरी हालत में है, और ये और वो इस तरीके की बातें वो लोग किया करते थे। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अपने को याद रखना है, यूरोपियन ट्रैवलर जो समकालीन थे, जिस टाइम पीरियड की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी और उसके बाद भी काफ़ी वक्त तक ये चीज़ आपको देखने को मिली। इस चीज़ को देखने के लिए कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं जहाँ से ये लोग उठकर आते हैं और ईस्टर्न सोसाइटीज़ जहाँ पे घूमने आए हैं, इनके बीच में कितना फ़र्क है, ये प्रोग्रेसिव हैं, ये रिग्रेसिव हैं वेस्टर्न सोसाइटी के समाज के कंपैरिजन में, उसको चेक करने के लिए लोग क्या किया करते थे, ये हाईलाइट करते थे इस चीज़ को कि ये जो समाज है जिसके बारे में इन्होंने यात्रा वृतांत लिखा है, वो अपनी औरतों को, अपनी महिलाओं को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। और इसलिए हमको सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है कि महिलाओं के बारे में जो बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है, महिलाओं की दशा के ऊपर जो डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, वो बर्नियर के द्वारा देखने को मिलता है। हमने पहले ही देखा था कि बर्नियर ने कसम खा ली थी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं हिंदुस्तान के बारे में कोई अच्छी बात नहीं लिखूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप कुछ कर लो, मगर मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि हर चीज़ में मैं आपको यूरोप के कंपैरिजन में कमतर और गया बीता बताऊं। और सती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए हमको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर बैड लाइट में दिखाना ही किसी का इंटेंशन है, और हम ये मानते हैं आज की तारीख में 1829 में सती बैन हुई थी, 1829 से 1929 लगभग, और 1930 से आप 70 और 20 साल इस पर्टिकुलर्स के लगभग 190 साल के आसपास जो है सती को बैन हुए हो गए हैं। आज की तारीख में हमारा दिमाग इतना तो खुला है, इतने हमारे दिमाग में जाले नहीं लगे कि हम कोई सती को जस्टिफाई करेंगे, मगर हम ये बात मानते हैं कि हाँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया थी, एक ऐसी प्रोसेस थी, एक ऐसी आप कह सकते हैं कि प्रथा थी जिसको हम लोग आज की तारीख में डिफेंड नहीं कर सकते। हम मानते हैं गलत थी, हमारे समाज का एक बुरा पहलू कह सकते हैं, एक स्याह पहलू कह सकते हैं, मगर क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ये इनडिफेंसिबल है, सती को आज की तारीख में डिफेंड नहीं किया जा सकता। अगर कोई सती को सही ठहराने के लिए आर्ग्यूमेंट देगा तो वो जाहिर सी बात है जहनी तौर पे ठीक इंसान नहीं है। ये बात हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो है मानेगा। भले ही उनके जो पुरखे थे आज से 100-150 साल पहले, 200 साल पहले सती की प्रैक्टिस किया करते रहे होंगे, जस्टिफाई करते होंगे, या फिर जब बैन की गई थी तो हो सकता है इसके विरोध भी करते रहे होंगे, डजंट मैटर। मगर आज की तारीख में इसको हम लोग किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। मगर हम जानते हैं एक आदमी जो एजेंडा के साथ में उस वक्त चल रहा है और उसकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को बुरा भला दिखाया जाए, तो और यहाँ पे तो फिर उसके पास एक जेन्युइन रीज़न भी है, तो फिर जाहिर सी बात है वो बहुत डिटेल में इस चीज़ के बारे में लिखेगा और वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी ट्रैवलर्स ने भी सती का जिक्र किया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी ने इसको एकदम अनदेखा ही कर दिया हो, मगर जो एकदम इत्मीनान से एक एक उसके बारे में एक एक फाइनल पॉइंट्स वगैरह सब डिटेल में जिस आदमी ने खोद के निकाले और लिखकर तैयार किया वो बर्नियर है। और बर्नियर ने ऐसा क्यों किया है इस बारे में हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, तो और आश्चर्य है भी नहीं। उसने ये नोटिस किया कि कुछ औरतें ऐसी थीं, कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो बहुत खुशी जो हैं आपका डेथ को एम्ब्रेस कर लेती थी, सती जो है हो जाया करती थी, बहुत खुशी जो है वो सती हो जाती थी। मगर कुछ ऐसी थी जिनको बाकायदा फोर्स किया जाता था, और वो फोर्स होने के बाद में उनको जो है मजबूर किया जाता था कि वो अपने प्राण त्यागें, और उनको फिर मजबूर करके मारा जाता था।
हाउएवर तो ये एक अपनी एक बात है जो अपने को ध्यान में रखनी है, बर्नियर के द्वारा ये डिस्क्रिप्शन वगैरह अपने को देखने को मिलता है कि सती का सबसे डिटेल डिस्क्रिप्शन किस आदमी ने किया है, याद रखिएगा फ्रेंकोइस बर्नियर ने, इब्ने बतूता या एल्बरूनी या किसी और भाई ने नहीं किया है। सबसे डिटेल में एक एक लाइन लिख के जिस आदमी ने एकदम एक एक आपका कह सकते हैं ग्राफिक वर्णन जो पूरी की पूरी प्रक्रिया किया है, उस भाई का नाम है फ्रेंकोइस बर्नियर, फ्रांस वाले, ठीक है। एंड यहां से अपने को यह भी पता चलता है कि अब सोसाइटी का माइंडसेट है या जो भी है, कुछ महिलाएं खुशी खुशी सती हो जाती थी, वो भी गलत था, ऑब्वियस सी बात है, और कुछ को मजबूर किया जाता था और वो जो है सती होने के लिए फिर उनको मजबूर किया जाता था, तो वो अपने प्राण जो है कष्ट में त्यागती थी, ये भी गलत है। कभी मौका लगे गर्म कप को थोड़ा देर तक पकड़ के रखिएगा हाथ में, आपको जो कष्ट होगा उससे समझ में आ जाएगा कि अगर कोई गर्म चीज़ आपके साथ कांटेक्ट में आती है तो कितना तकलीफ दे सकती है। अब सोच के देखिए, किसी को अगर आपने जिंदा जला दिया है तो फिर वो कितना कष्टदायक होगा। इनफैक्ट ये कई लोग कहते हैं कि जला के मारना सबसे ज़्यादा जो है कष्टदायक मौत होती है, और आप किसी को मतलब अगर ये इस चीज़ के लिए बाकायदा मजबूर कर रहे हैं या खुशी खुशी भी अगर वो काम कर रहा है, इसे किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। खैर, अब इसका जो ब्लॉक है हमको जो पढ़ना है, द चाइल्ड सती, अब उसको हम लोग देखते हैं। दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पैग्नेंट डिस्क्रिप्शन बाय बर्नियर। बर्नियर के द्वारा सबसे हृदय विदारक किस्म का डिस्क्रिप्शन है, और चाहे इस आदमी को लाख गालियां दे लेंगे, इसने हिंदुस्तान के बारे में बहुत बुरा अनाप शनाप कहा है, मगर ये एक ऐसा स्याह पन्ना है हमारे इतिहास का, ये एक ऐसी प्रथा है जिसका डिस्क्रिप्शन इसने किया है और हम इसको डिफेंड नहीं कर सकते। ये वाकई में कष्टदायक फेज हुआ करता था और ये शायद हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए था, बट अब था, बीत चुका है, गलत इसको हम सब मानते हैं, बट फिर भी क्योंकि इतिहास का पार्ट है तो पढ़ना पड़ेगा। At Lahore, I saw a most beautiful young widow sacrificed, who could not, I think, have been more than 12 years of age. लाहौर में मैंने एक बहुत खूबसूरत यंग विधवा औरत को देखा जिसको सेक्रीफाइस कर दिया गया, जिसको सती कर दिया गया, जिसकी उम्र मुझे नहीं लगता 12 साल से ज़्यादा थी, ऐसा बर्नियर कह रहा है, ठीक है। यानी कि 12 साल की एक खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची होगी जो आपकी बाल विधवा हो गई होगी या चाइल्ड विडो हो गई होगी, उसको जो है सेक्रीफाइस कर दिया गया, उसको सती कर दिया गया। और उसके बाद ये कहता है, द पुअर लिटिल क्रिएचर अपीयर्ड मोर डेड देन अलाइव व्हेन शी अप्रोच द ड्रेडफुल पिट। अब ये जो छोटी सी ये जो बालिका थी, इसको जब लाया गया उस आपके चिता के पास में, जो पिट में जिसको वो जो पिट है जहाँ पे इस चिता को रखा गया था, जहाँ पे इसको सती किया जाना था, वहाँ पर जब इसको लाया गया तो उसमें पहले ही आपको देखने को मिल रहा था कि इसमें प्राण नहीं बचे हैं, ये तो पहले ही मुर्दा आपको समझ में आ रही थी। जिस तरीके से उसके हाव भाव और उसका पूरा स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा, उसको देखकर इसने लिखा है कि उसको देखकर ही लग रहा था कि इसमें वैसे भी जान नहीं बची है, ये तो पहले से मतलब जो है मरी हुई सी दिख रही है आपको। द एगोनी ऑफ हर माइंड कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, शी ट्रेम्बल्ड एंड वेप्ट बिटरली। अब उसके मन की जो मनोदशा है, इसको शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो चलते हुए लड़खड़ा रही थी और बुरी तरह से दहाड़े मार मार के रो रही थी। अब 12 साल की बच्ची, ऑब्वियस सी बात है, उसके सामने अब इस तरीके की परिस्थिति आएगी तो आप शायद अगर आप 11th-12th में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबकी उम्र 16, 17, 18 साल के आसपास होगी। अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में रखकर देखिए आपके साथ में ऐसा कुछ होने वाला है, आप दहशत से दहल जाएंगे। यहाँ तो ये 12 साल के आसपास की उम्र है इस बच्ची की, उसका जिक्र किया जा रहा है। तो वो बुरी तरीके से दहाड़े मार मार के रो रही है, इधर से उधर जो है वो आपका लड़खड़ाते हुए गिर रही है, ट्रेम्बल हो रही है। बट 3 or 4 ऑफ द ब्राह्मण्स असिस्टेड बाय एन ओल्ड वुमन हु हेल्ड हर अंडर द आर्म फोर्स द अनविलिंग विक्टिम टुवर्ड्स द फेटल स्पॉट। बट 3-4 ब्राह्मण्स ने, और उनके साथ में एक बूढ़ी महिला थी जिसने उसको अपने हाथों के नीचे अच्छे से कस के पकड़ के रखा था, उसको जो है मजबूर करके जबरदस्ती जो है उस स्पॉट पे लेकर गए, उस चिता पर लेकर गए, उस पिट में जहां पर इसको सती किया जाना था। सीटेड हर ऑन द वुड, टाइड हर हैंड्स एंड फीट्स। अब उसको बकायदा उस पर बैठाया गया, लकड़ी वगैरह के ऊपर वो जो पूरा बनाया जाता है, उसके हाथ और पैरों को बांध दिया गया। लेस्ट शी कुड रन अवे इन दैट सिचुएशन द इनोसेंट क्रीचर वाज बर्न्ट अलाइव, ताकि वो भाग ना सके और उसके बाद में उस बदकिस्मत बच्ची को, उस इनोसेंट क्रिएचर को जिंदा जला दिया गया। ऐसा बर्नियर ने डिस्क्रिप्शन दिया। आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिप्रेस माई फीलिंग एंड टू प्रिवेंट देयर बस्टिंग फोर्थ इनटू क्लैमरस एंड अनवेविंग रेज। अब ये सारी चीज जब मेरे सामने हुई तो अपनी भावनाओं को दबा के रखना बहुत मुश्किल हो गया, और मुझे लग रहा था कि कहीं मैं गुस्से से ना फट जाऊं या फिर मैं कहीं आंसुओं से आंसू जो है मेरे ना आ जाए और मैं दहाड़े मार के रोने ना लगूं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत अजीब और गरीब किस्म की जो है भावनाएं पूरे के पूरे दृश्य को देखने के बाद चल रही थी। मैं अंदर से हिल चुका था। अब ये इतना ज़्यादा भयानक डिस्क्रिप्शन है कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। बस यही कहा जा सकता है कि बर्नियर ने इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, चाहे एजेंडा के साथ में दिया हो, चाहे भावनाओं में बह के दिया हो, जैसे भी दिया है, ये हिंदुस्तान के इतिहास का एक काला धब्बा है। और इन सारी चीज़ों को पढ़ाने के पीछे की वजह भी यही है कि आपको समझ में आए कि सोशल इविल्स जब लोगों के बीच में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं तो कितना भयानक तरीके से जो है वो इंसान के ऊपर हावी हो सकते हैं। और देखते समझते हुए इंसान जो इस तरीके की चीज़ें करता है, जैसे बलि की एक प्रक्रिया हो गई,
और उसमें जो है बड़े लेवल पर अगर आप सेक्रीफाइस वगैरह कर रहे हो, या फिर आपका 1800 तक में ठग हुआ करते थे, वो जो है बाकायदा आपका नरबली दिया करते थे, ये एक प्रथा हो गई। अब एक नॉर्मल इंसान जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जिसका दिमाग चलता है, वो बोल सकता है कि ये पागलपन है, ये बेवकूफ़ी भरी बात है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। मगर जब समाज में एक प्रक्रिया बार बार कई पीढ़ियों से, कई सौ सालों से दोहराई जा रही हो, और उसके पीछे का फिर अब यह है कि लॉजिक और तर्क भले ही कितना मतलब आप कह सकते हैं दकियानूस हो या वाहियात हो, मगर इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हों और मगर समाज अगर उसको जो है कह सकते हैं कि वैलिडेट करता हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे वक्त में इस तरीके की प्रथाओं से लड़ना। और यही चीज़ कहीं ना कहीं जो है हमको देखने को मिलती है। मगर ये सब पढ़ाने के पीछे की वजह यही है ताकि इस तरीके की प्रथाएं फिर आगे कभी सर ना उठा सकें। मनुष्य को पता हो कि वो किस तरीके के भयानक इतिहास से होते हुए मॉडर्न टाइम पीरियड में आया है, और अपनी ये जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत आपके ये जो आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, इन सबको हटा सके, इन सब चीज़ों से जो है वो बच सके। चले, अगला जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। However, women's life revolved around much else beside the practice of सती। अब यहाँ पे जो तीसरा टॉपिक है लेबरर्स का, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, तो इसको देखते हैं। चले, तो सती के बारे में एक बड़ी हृदय विदारक किस्म की घटना हम लोगों ने पढ़ी, मगर जो अब तीसरा टॉपिक है इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, और वो है लेबरर्स। महिलाओं की लेबरर्स के तौर पर क्या दिशा थी, लेबरर्स के तौर पर समाज में उनका क्या स्थान था, उस पर अपने को बात करनी है। तो जो पहली लाइन है कि हाउएवर वुमेन्स लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड मच एल्स बिसाइड द प्रैक्टिस ऑफ सती, तो यहाँ से अपने को ये भी पता चलता है, ऐसा भी नहीं था कि महिलाएं जो हैं सिर्फ आपका उनको जो है अगर आप घर में रखा जाता था बंद करके, और उसके बाद में अगर लेट से अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनको सती कर दिया जाता था। हर महिला सती होती थी, ऐसा भी नहीं था। यहाँ पे भी जैसे बात समझ में आ रही है कि महिलाओं की ज़िंदगी में और भी बहुत सी चीज़ें थीं सिवाय सती की प्रैक्टिस के और आपका डिस्क्रिमिनेशन के और उनको घर में बंद करके रखे जाने के या दबा के रखने के। दिस लेबर वॉज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चरल, देयर लेबर वॉज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात कर लें या नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात कर लें, दोनों के लिए उनका लेबर जो है, महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत क्रूशियल हुआ करता था। आगे का आने वाले चैप्टर्स में हम लोग और बातचीत करेंगे कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं घर की, वो आपका पूरी की पूरी फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तक में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया करती थी। आगे डिटेल में बात करेंगे, मगर याद रखिएगा कि महिलाओं को एकदम घर में बंद करके एकदम पर्दे में भी नहीं रखा जाता था, और जैसे कि अनफॉर्चुनेटली कुछ अगर डेथ वगैरह हो गई हस्बैंड की तो फिर जला दिया आपने, उनको सती कर दिया, ऐसा भी नहीं होता था। बहुत से दूसरे काम भी जो थे जिंदगी में होते थे, खास तौर पे एग्रीकल्चरली उनके एग्रीकल्चर में उनके लेबर का जो है बहुत बड़ा योगदान था। नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी जो है बड़े लेवल पर जो है महिलाओं का योगदान था। काफ़ी बड़े लेवल पर जो है घर में अगर लेट से काश्तकारी हो रही है, कुछ अगर सामान वगैरह बनाया जा रहा है, तो बड़ी मात्रा में महिलाएं उसमें अपना हिस्सा डाला करती थी, हिस्सेदारी दिया करती थी। तो कुल मिलाकर ये बात याद रखनी है, महिलाओं का जो आपका लेबर है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दोनों में क्रूशियल था। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो बुआई से लेकर कटाई तक, और उसके बाद में जब तक आपका पूरा अनाज जो है बोरों में भर के बाहर बिकने को नहीं चला जाता रहा, तब तक महिलाएं जो है कंट्रीब्यूट किया करती थी। और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में अगर आप लोहे का काम कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं, मिट्टी से बर्तन बना रहे हैं, आप लेट से कि आप कालीन बना रहे हैं, आप कपड़े बना रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, महिलाओं का इसमें बराबरी का योगदान हुआ करता था। Therefore it seems unlikely that women were confined to the private spaces of their homes। तो सिर्फ यही कि भाई महिलाएं सारी की सारी जो है समाज में ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी महिलाओं को आपने घरों में बंद करके रखा हुआ, और उसके अलावा आप जो है और उनको कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, और बस अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया तो सती कर देंगे, और उसके अलावा उनकी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। इस तरीके की भी चीजें नहीं थी। कम से कम अगर आपकी अपर क्लास की महिलाएं अगर को लेकर जो है ये आप कह सकते हैं कि हाँ उनको कहीं ना कहीं घरों में कन्फाइन कर रखा जाता था। मगर सो कॉल्ड आपके दूसरे जितने भी तबके हुआ करते थे, जिनको लोअर क्लासेस में गिना जाता था, जो गलत है, मगर लोअर क्लासेस वगैरह में गिना जाता था, जिनको या कंसिडर किया जाता था, उन सारी महिलाएं जो हैं उनको बाकायदा छूट थी कि आप काम वगैरह करें, आप मेहनत वगैरह करें, और पूरा जो है प्रोडक्शन और इकोनॉमी में अपना योगदान वगैरह डालें। तो ऐसा भी नहीं था कि महिलाएं सिर्फ आपका घरों में कैद रहती थीं और इसके अलावा उनको जो है सती वगैरह कर दिया जाता था, और एकदम रिग्रेसिव किस्म का माहौल था। कई बहुत बड़े तबके की महिलाएं जो हैं बाकायदा आपका एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में आपके पुरुषों के साथ में बराबरी से कंधा मिलाकर काम भी कर रही थी, और लगकर मेहनत करती हुई हमको दिखती भी हैं, समझ में आती हैं। तो इसी के साथ में ये जो चैप्टर है इसका क्विक रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है, या फिर उसके सारे जो टॉपिक्स हैं वो खत्म होते हैं। अब जो लास्ट चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है वो है टाइमलाइन। इसको देखकर फिर हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, एंड साथ ही साथ ये लेक्चर भी जो हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे। चलें देखते हैं टाइमलाइन। सम ट्रैवलर्स हु लेफ्ट अकाउंट्स। तो टाइमलाइन में पहला जो है आपका टाइमलाइन, इसमें उन ट्रैवलर्स की बात करनी है जिन्होंने अपने अकाउंट्स वगैरह जो हैं
लिखकर छोड़ें। जैसे 10th और 11th सेंचुरी के बीच में आपका मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी आया उज़्बेकिस्तान से, सिंपल सा नाम याद रखिएगा अल बरूनी। यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि कौन सा जो है ट्रैवलर कब आया, कौन आगे आया कौन पीछे आया, तो ये सवाल यहाँ से बनता है, याद रखिएगा। सबसे पहले जो लड़का अपने देश में आया उस भाई का नाम क्या था, उस भाई का नाम था अल बरूनी। ये लंबा थोड़ा फैंसी था नाम, याद मत रखना, अल बरूनी और उज़्बेकिस्तान इतना याद रखना बहुत है। फिर आई आपकी 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो आया था, याद रखना इब्ने बतूता 14th में आया है, इब्ने बतूता 13वीं में नहीं आया। सबसे पहले आपका जो लड़का आपके देश में देखने को मिला है वो है अल बरूनी, ये आपका 11th में आ गया था। उसके बाद में आपका आया है आपका मार्को पोलो, ये कौन से में आया है, मार्को पोलो आया है 13th में। कहां से आया है, इटली से आया है। ये भाई अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से आया है, मार्को पोलो आया है आपका इटली से। 14th सेंचुरी में जो है आपका इब्ने बतूता आया है, ये कहां से आया है, मोरक्को से। 14th सेंचुरी में ये आया है। सीक्वेंस में याद रखना है, यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है जी। इसके बाद अगली आती है 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में अब्द अल रज़ाक कामिल अल दिल इब्न इशाक अल समरकंदी, इतना बड़ा लंबा फैंसी सा नाम अपने को याद नहीं होगा। अब्दुल रज़ाक आपका अब्दुल रज़ाक समरकंदी याद रख लीजिएगा, इतना बहुत है। समरकंद से ये आपका 15th सेंचुरी में आया था। उसके बाद में अफनासी निकिचिक निकितिन, ये 15th सेंचुरी में आपका रशिया से आया है। तो याद रखना है 15th सेंचुरी में दो भाई आए थे, एक इसका ये फैंसी सा नाम याद नहीं रख पाएंगे, अब्दुल रज़ाक समरकंद, इसको याद रखिएगा, या समरकंदी बोल देते हैं इसे, अब्दुल रज़ाक समरकंदी। एंड दूसरा आपका अफांसी निकितिन, इतना फैंसी सा नाम है, ये बोलने में आपकी ज़बान घूम जाएगी। ये रशिया से आया था 15th सेंचुरी में, इसको भी याद रखिएगा। 16th सेंचुरी 1518 में दुआर्ते बारबोसा आया था पुर्तगाल से। उसके बाद में 1562 में जो है में इस व्यक्ति की मौत हुई थी, ये भी 16th सेंचुरी में आया था। सैयद अली रीस, ये आया था तुर्की से। 1536 से 1600 तक जी आया, ये भी आपके 16th सेंचुरी में। एंटोनियो मोन्सेराटे, ये आया था स्पेन से, ठीक है जी। 17th सेंचुरी में महमूद वली बल्खी, ये आया था बल्ख से और ये कुछ वक्त तक के लिए साधु हो गया था। उसके बाद में आपका अगला जो बंदा आया था वो था पीटर मंडी, ये आया था इंग्लैंड से। फिर जीन बाप्टाइज ट्रावेनियर, ये आया था फ्रांस से। और उसके बाद में फ्रांकोइस बर्नियर, ये भाई ये लड़का भी आया था फ्रांस से, इसके बारे में अपन ने बात कर रखी है 17वीं शताब्दी में, यानी कि 1601 से लेकर 1699 या 1700 के बीच में जो है ये लोग आए थे। तो इनको सीक्वेंस में अपने को याद रखना है। सबसे पहले जो लड़का अपने देश में कदम रखता है वो है अल बिरूनी, ठीक है जी। अल बिरूनी कौन से साल में आया है, 11th सेंचुरी में आया है, ये 10th 11th सेंचुरी के बीच में कह लीजिए, उज़्बेकिस्तान से। उसके बाद में अगला आया है मार्को पोलो, ये आया 13th सेंचुरी में और ये आया इटली से। उसके बाद में आया है इब्ने बतूता, ये आया 14th सेंचुरी में और ये आया मोरक्को से, ठीक। उसके बाद जो अगला आदमी आता है उसका नाम है अब्दुल रज़ाक समरकंदी, ये आया 15th सेंचुरी में। और ये निकिता विकिता जैसे फैंसी सा नाम रखने वाला आपका रशियन बंदा जो है, इसको अपन निकितिन जो भी नाम है इसका, ये एनएन बंदा, ये भी 15th सेंचुरी में साथ साथ आया। तो अब्दुल रज़ाक समरकंदी समरकंद से, और ये आपका निकिचिन ये भी जो है दोनों आपका एक ही सेंचुरी में आए, मगर ये पहले आया था, ये बाद में आया। उसके बाद में आपका आ जाता है दुआर्ते बारबोसा, ये पुर्तगाल से आया था 15th सेंचुरी में। तो पुर्तगालियों के जितने भी नाम आएंगे वो आपको 1500 के बाद ही 1500 से ही आपको देखने को मिलेंगे। 1498 में आपका तो ये जो बंदा आया था वास्को डी गामा, जितने भी पुर्तगाली आए उसके बाद में ही आए, तो 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में सैयद अली रीस जो है, सैयद अली रईस या रीस जो भी इसका नाम है, तुर्की से आया था। एंटोनियो मोन्सेराटे, ये आपका स्पेन से आया था। ये सारे के सारे जो हैं 16वीं शताब्दी के प्रोडक्ट हैं। 17वीं शताब्दी में महमूद वली बल्खी, पीटर मंडी, जीन बाप्टाइज ट्रावेनियर और फ्रांकोइस बर्नियर, ये सारे के सारे लोग जो हैं आए थे। और इसी के साथ में जो है अपना ये चैप्टर खत्म होता है, और इसी के साथ में जो है अपना ये क्विक रिवीजन यहाँ पे इस पर का ये सेशन भी जो है समाप्त होता है। हालांकि एंड करने के पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में भी बताया था, इसके बाद वाले सेशन में भी बताऊँगा, और इस सेशन की शुरुआत में भी बताया था, मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। मतलब ये सारा का सारा जो हाई क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम,
हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, स्पोकन इंग्लिश, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। अगला सवाल जो आप मुझसे पूछोगे वो ये है कि भैया ये कंटेंट आप देखोगे कैसे? इसका जवाब ये है कि आप इसको एक तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, दूसरा आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे देख सकते हो, और तीसरा आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर भी जो है डाउनलोड कर देख सकते हो। ये सारा का सारा कंटेंट आपके मोबाइल फोन पर भी चल जाएगा, या आपकी टैबलेट पर भी चल जाएगा, या आपकी पीसी पर भी चल जाएगा। तो जिस पे भी आप इस कंटेंट को देखना चाहते हैं देखें, और इसकी मदद से अपने प्रिपरेशन वगैरह को एनहांस करें। बिसाइड दिस हम ये भी समझते हैं कि लेक्चर आप 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार देखोगे, इससे ज़्यादा बार नहीं देखोगे। अब उसके बाद आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो नोट्स आपको बुक्स, हार्ड कॉपी बुक्स और सॉफ्ट कॉपी ई बुक्स के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका भी आप जितना हो सके एडवांटेज उठाएं, जितना हो सके अपने फेवर में इसका इस्तेमाल आप करें, और इसकी मदद से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को भी आप लोग इनहांस करें। एंड एक बात और जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको इसकी ज़रूरत है बट वो इसके बारे में जानता नहीं है, तो उस तक भी आप इस वेंचर के बारे में जो है नॉलेज लेकर जाएं, उसका भी भला करें, उस तक भी जो है ज्ञान को पहुंचाएं। क्योंकि देखिए, नॉलेज से बड़ा कोई इंपावरमेंट नहीं होता, ज्ञान से बड़ा कोई सशक्तिकरण नहीं होता, ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। एक व्यक्ति को एक बार आप मछली खिला दो, उसका पेट एक दिन के लिए भर जाएगा। मछली पकड़ना सिखा दो, जिंदगी भर वो भूखा नहीं रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखें, दूसरों का भी भला करें, अपना भी भला करें, समाज को आगे लेकर चलें, तरक्की और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते चलें, देश को आगे लेकर चलें, एंड जिंदगी में अच्छे से अच्छा करें। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट दैट एंड आई वुड बी कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।